Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. So, can you tell me what was the last topic मैंने आपको कहाँ तक करवाया था? सर आप क्वेश्चंस करा रहे थे PCL 5 के, आपने कहा था कि और क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। अच्छा, ठीक है। So that means हम लोगों ने लास्ट क्लास में तो हैलाइड्स स्टार्ट कर दिया था और इससे पहले मैंने आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस करवाए थे और बीच में एक और छोटा सा टॉपिक करवाया होगा मैंने, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नाइट्रिक एसिड के बारे में एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये कलरलेस लिक्विड होता है विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 355.6 केल्विन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत सारे मेटल्स के साथ ये डाइल्यूट फॉर्म में और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट कर देता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 की कॉपर के साथ इक्वेशंस बहुत पूछी जाती हैं, तो मैंने आपको कॉपर के साथ इक्वेशंस लिखवा दी होगी। इसके अलावा मैंने आपको इसकी लैब प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दोनों करवा दी। लैब में तो ये सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में मैंने आपको, जिसे हम कमर्शियल प्रिपरेशन भी बोलते हैं, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और रोडियम एज अ कैटलिस्ट at about 900 Kelvin and at about 500 Kelvin and 9 bar। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस करवाए थे, इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑक्साइड, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस का छोटा सा टॉपिक याद रखना है। फास्फोरस की दो ही इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन इज नोन टू फॉर्म 5 और 6 ऑक्साइड्स, फास्फोरस की दो ही ऑक्साइड्स होती हैं, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, लेकिन ये दोनों डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक्चुअली फास्फोरस ट्राइऑक्साइड होना चाहिए P2O3, लेकिन आप उसको फॉर्मूला उसका डिपिक्ट करेंगे P4O6 एंड सिमिलरली फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज P4O10। दोनों ही ऑक्साइड्स कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं विद अ स्मेल ऑफ गार्लिक एंड दोनों ही ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे बोथ डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी ऑक्साइड एसिडिक तब मानी जाती है जब वो वाटर में डिसॉल्व होने पे एसिड बना ले। जैसे आपको याद रखना है कि P4O6 को अगर आप 6H2O में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म H3PO3, फास्फोरस एसिड बनेगा, और P4O10 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H3PO4 बन जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स। इन दोनों ही ऑक्साइड्स के केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स केज लाइक स्ट्रक्चर्स। सो आप देख सकते हैं कि P4O6 के स्ट्रक्चर में हर फास्फोरस आपको 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, जबकि P4O10 के स्ट्रक्चर में हर फास्फोरस 5 बॉन्ड्स बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी दिखाया था मैंने P4O10। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि P4O10 में कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी मैंने आपको करवा दिया होगा। देयर आर 16 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की, देखिए, जब हम हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस बोलते हैं ना, तो हैलाइड्स में भी वी आर जस्ट सपोज टू स्टडी द क्लोराइड्स। हमें फास्फोरस के ब्रोमाइड या आयोडाइड से मतलब नहीं है, हमें वो नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ फास्फोरस के क्लोराइड्स पढ़ने हैं। और फास्फोरस के दो इंपॉर्टेंट क्लोराइड्स होते हैं, एक होता है PCl3 और दूसरा होता है PCl5। दोनों ही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एज वेल एज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड व्हाइट फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने पे बनते हैं। व्हाइट फास्फोरस P4 को अगर आप 6Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको PCl3 मिलेगा, और 10Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो PCl5 मिलेगा। PCl3 के बारे में याद रखिएगा, एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है जो थोड़ा सा टॉक्सिक इन नेचर होता है। और PCl3 के बारे में स्पेशली उसका स्ट्रक्चर याद रखिए। PCl3 में फास्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पिरामिडल शेप। और मैंने आपको इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया हुआ जो एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। PCl3 मॉइस्ट एयर में फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। फ्यूम्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज में से अगर आपको कुछ इंटेंस व्हाइट कलर की स्मोक या धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है ना, तो हम उसे फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बोलते हैं। तो आपको इक्वेशन याद रखनी है कि PCl3 को जब हम वाटर में, सॉरी, मॉइस्ट एयर में प्लेस करते हैं तो PCl3 plus 3H2O gives H3PO3 plus 3HCl, और HCl के व्हाइट फ्यूम्स नजर आते हैं। फिर मैंने आपको PCl5 भी स्टार्ट करवा दिया था। PCl5 के बारे में मैंने आपको बताया होगा, ये एक ऑफ व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, या आप इसे येलोइश व्हाइट पाउडर भी बोल सकते हैं। एक येलोइश व्हाइट सॉलिड होता है और इट कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन।
और इससे रिलेटेड एक तो इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा। PCl5 में phosphorus is sp3d hybridized with trigonal bipyramidal geometry। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि ऑल द 5 बॉन्ड्स शुड बी इक्विवेलेंट इन नेचर, बट प्रैक्टिकली देखा गया है कि PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी पांचों बॉन्ड्स एक जैसे नहीं होते। 5 में से 3 बॉन्ड्स लेंथ में छोटे होते हैं और 2 बॉन्ड्स लेंथ में लॉन्गर होते हैं। 3 शॉर्टर होते हैं, 2 लॉन्गर होते हैं। तो उसका रीजन हमें बताना। ये क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। सब लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया था कि PCl5 में पांचों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट क्यों नहीं होते? यस, बिकॉज PCl5 में जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं दे आर 120 डिग्री अपार्ट, लेकिन जो 2 एक्सियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर से 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। So the 3 equatorial bond pair exert a repulsion over the axial bond pairs, due to which the axial bonds are pushed back and the length becomes longer. They are stretched outwards. ठीक है, और यही रीजन होता है कि 2 बॉन्ड वीकर हो जाते हैं, और ये हमें देखने को तब मिलता है जब हम PCl5 को हीट करते हैं। तो आप देखेंगे उसमें से 2 Cl बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। इट डिसोसिएट्स टू PCl3 plus Cl2। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन आपको ये करवा दिया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, ये करवाया यस था। सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। इक्वेशन तो आप दे ही देंगे इसमें कि PCl5 सॉलिड गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, लेकिन एक वर्ड लिखना बहुत जरूरी है जिसके मार्क्स मिलेंगे आपको। आपको लिखना है कि PCl5 सब्लाइम्स अपॉन हीटिंग। और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको PCl5 से रिलेटेड करवा दिए थे? सब बस यही 3 क्वेश्चन थे। ओके, तो देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं PCl5 से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और लिखिए, PCl5 fumes in moist air, why? PCl5 fumes in moist air, why? सर ये आपने करा। PCl3 ओके ओके नहीं, सर, PCl3 के लिए करवाया था, है यस ना? यस। तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे PCl3 के लिए पूछा जाता है, ये क्वेश्चन PCl5 में भी पूछा जाएगा। PCl5 fumes in moist air, तो इसकी अलग इक्वेशन है। PCl5 को आप H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो you'll get POCl3 plus 2HCl। तो आप पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि PCl5 reacts with moisture to produce white fumes of HCl। ये लिख लीजिए, PCl5 reacts with moisture, PCl5 reacts with moisture to produce white fumes of HCl। reacts with moisture to produce white fumes of HCl, और फिर ये इक्वेशन नोट करें। करा नोट? यस। तो वहां पे भी देखो Yes. PCl3 में भी यही था। PCl3 में हम 3H2O के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, वहां पे भी HCl ही मिल रहा था। वहां पे साइड प्रोडक्ट अलग था, उस केस में H3PO3 मिला था, लेकिन यहाँ पे POCl3 मिल रहा है। बट दोनों केस में HCl के वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PCl5 से रिलेटेड पूछा जाता है, देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इन सॉलिड स्टेट PCl5 exists as an ionic species. In solid state, PCl5 exists as an ionic species. Why? In solid state, PCl5 exists as an ionic species. Why? बताइए, किसी को आता है ये? ऑलरेडी सुना है कभी आपने ये क्वेश्चन? देखो, PCl5 एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। PCl5 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें मैंने आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बताई थी कि फास्फोरस 5 फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो नेचर होती है ना, देखा गया है कि वो सॉलिड स्टेट में एक आयनिक स्पीशीज की तरह बिहेव करता है। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कोवेलेंट, व्हाई इट बिहेव्स लाइक एन आयनिक स्पीशीज इन सॉलिड स्टेट, वो पूछा जा रहा है
कि इन सॉलिड स्टेट PCl5 बिहेव्स लाइक एन आयनिक स्पीशीज। व्हाई? बताइए, आता है कि नहीं आता? कभी स्कूल में पढ़ा था इसके बारे में कुछ? देखो, एक स्टेटमेंट लिखिए, इन सॉलिड स्टेट 2 moles of PCl5 react with each other. In solid state, 2 moles of PCl5 reacts with each other. 2 moles of PCl5 reacts with each other to form a tetrahedral cation, and an octahedral anion. Two moles of PCl5 reacts with each other to form a tetrahedral cation and an octahedral anion. लिखा? Yes. Tetrahedral cation and an octahedral anion. देखो एक्चुअली होता क्या है कि PCl5 को थियोरेटिकली ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए PCl5 की फॉर्म, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 2 मोल्स ऑफ PCl5 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक हैलाइड ट्रांसफर कर देते हैं, एक हैलाइड ट्रांसफर। इसमें से एक Cl नेगेटिव निकलकर इसके पास चला जाएगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर एक मॉलिक्यूल का एक Cl नेगेटिव निकल के दूसरे में चला गया, तो जैसे ही इसमें से Cl नेगेटिव निकलेगा तो ये पीछे बचेगा PCl4 पॉजिटिव, और इसका Cl नेगेटिव इसमें चला गया तो ये बन जाएगा PCl6 नेगेटिव। और अब ये दोनों एक आयनिक इंटरैक्शन के थ्रू जुड़ जाएंगे। तो बेसिकली एक तरह का डायमर है ये, ठीक है, लेकिन इसकी जो मोनोमेरिक फॉर्म है ना वो तो कोवेलेंट होती है, लेकिन इसकी जो डायमेरिक फॉर्म होती है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl5 एक हैलाइड ट्रांसफर के थ्रू इस तरह की एक आयनिक स्पीशीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। तो ये इक्वेशन आपको देनी है जब आपसे पूछा जाए कि PCl5 सॉलिड स्टेट में आयनिक स्पीशीज की तरह क्यों बिहेव करता है। नोट करिए इसे। डन सर। ओके, अब देखिए, अभी हमें 2 टॉपिक्स और करने हैं ग्रुप 15 के अंदर, फिर हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट हो गया ना, फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा, चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। सिर्फ ग्रुप 15 में ही टाइम लगता है। द लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ ग्रुप 15, एक तो हम करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, और एक हम प्रेजेंटली कर रहे हैं डायनाइट्रोजन। तो सबसे पहले डायनाइट्रोजन करते हैं। इस फैमिली का पहला मेंबर नाइट्रोजन, वो नेचर में डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, इसलिए उसका प्रॉपर नेम होता है डायनाइट्रोजन। तो डायनाइट्रोजन के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें डिस्कस करनी है। तो हेडिंग डालिए डायनाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, बिफोर आई टेल यू एनीथिंग, आप मुझे बताओ नाइट्रोजन के बारे में वॉट एवर यू नो, कुछ भी जो आपको मालूम है नाइट्रोजन के बारे में, कुछ मालूम है किसी को? सिंपल से सिंपल चीज भी अगर आपको कुछ नाइट्रोजन के बारे में मालूम है तो मुझे बताइए। मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है। अच्छा, और बताइए श्रेया, आप कुछ बता रहे थे? सर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी। इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। बिल्कुल ठीक बताया आपने। डायनाइट्रोजन एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होती है, जो वाटर में भी बहुत ही फेंटली ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होती है। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, चलिए मैं आपको लिखवाता हूँ, यही बातें मेरे को भी बतानी थी। लिखिए, डायनाइट्रोजन is a colorless, odorless and a tasteless gas. Dinitrogen is a colorless, odorless and a tasteless gas
colorless, odorless, and a tasteless gas with almost a negligible solubility in water. With almost a negligible solubility in water. यहां तक लिखा? Yes. Can you repeat? Yes, sir. एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए. Dinitrogen is a colorless, odorless, and a tasteless gas. Colorless, odorless, and a tasteless gas with almost a negligible solubility in water. With almost a negligible solubility in water. It is non-toxic in nature. It is non-toxic in nature. And inert at room temperature. It is non-toxic in nature and inert at room temperature. Inert at room temperature. लिखा? मुझे Yes. पता नहीं चलता आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, इसलिए बताते रहा करो. Dinitrogen is a colorless, odorless, and a tasteless gas with almost a negligible solubility in water. It is non-toxic in nature and inert at room temperature. अब ये जो मैंने लास्ट लाइन बताई ना, it is inert at room temperature, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि why nitrogen is an inert gas at room temperature. देखिए, आपको पता है एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास जो एयर है, उस एयर में नाइट्रोजन एक मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट है. 78% नाइट्रोजन होती है एयर में, 21% ऑक्सीजन होती है विद ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस. लेकिन फिर भी आप देखते हो कि जब भी हम कोई मेटल एयर में प्लेस करती हैं तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, सिर्फ मेटल ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो एयर में आते ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% प्रेजेंट है, ठीक है, तो और नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एयर में आने पे बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स और ऑर्गेनिक स्पीशीज नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते? व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग, व्हाई ओनली ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एवरीथिंग? तो उसका रीजन आपसे पूछा जाता है कि डायनाइट्रोजन इनर्ट क्यों होती है रूम टेम्परेचर. देखो, एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O होता है और नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है. ठीक है, आपको पता है जब तक O डबल बॉन्ड O2 है और जब तक N ट्रिपल बॉन्ड N2 है, तब तक दोनों का ऑक्टेट पूरा है. ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर रखा है, नाइट्रोजन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर रखा है. अभी ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. अगर आप चाहते हो कि किसी के साथ रिएक्ट करें तो यू नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड. ये बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, इन्हें अनस्टेबल बनाना पड़ेगा, और एक बार ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा तो ये किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा. अब याद रखिएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिलेटिवली वीकर होता है. ठीक है, एक तो डबल बॉन्ड है, ऊपर से ऑक्सीजन का साइज ना ज्यादा छोटा होता है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी हो. आपको याद होगा, आपने फ्लोरीन के बारे में भी पढ़ा था कि फ्लोरीन इज टू स्मॉल इन साइज और दो ओवरलैपिंग फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं. याद आ रहा है? Yes. बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीजन के बीच में भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं. इसलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ना बहुत वीक होता है और इवन एट रूम टेम्परेचर ये बड़े आराम से टूट जाता है और ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है. लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये बात याद रखें. रिपल्शन इसमें भी है, रिपल्शन इनमें भी होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है रिलेटेड टू ऑक्सीजन. बट द मेन थिंग इज दैट कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इस ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी इतनी हाई है कि ये विदाउट गिविंग सर्टेन एक्सटर्नल टेम्परेचर ये बॉन्ड नहीं टूट सकता. रूम टेम्परेचर पे तो नहीं टूट सकता ये. और जब तक रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, नाइट्रोजन अपनी एटॉमिक फॉर्म में नहीं आएगी, तब तक वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी. ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाई डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर,
तो आप यही बताएंगे कि इट इज इनर्ट ओइंग टू इट्स वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समझ रहे हो कि नहीं? मैं अभी लिखवाऊंगा अभी, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर। एक बार फिर बताइए, डायनाइट्रोजन इनर्ट क्यों होती है? सर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से। बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ n ट्रिपल बॉन्ड n। ठीक है ना? तो आपने लास्ट लाइन क्या लिख रखी है? इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। द इनर्ट, फर्दर लिखिए, द इनर्ट नेचर ऑफ N2, द इनर्ट नेचर ऑफ N2, the inert nature of N2 is due to the high bond dissociation enthalpy. The inert nature of N2 is due to the high bond dissociation enthalpy of N triple bond N. High bond dissociation enthalpy of N triple bond N. लिखा यहां तक? यस। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N के आगे ब्रैकेट में लिख लो 941.4 किलो जूल्स पर मोल। इतनी एनर्जी किलो जूल पर मोल चाहिए होती है एक नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और ये इतनी हाई एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अपने आप अचीव नहीं हो पाती। हाँ, एक बार आप हीट करके इसे ब्रेक कर दो, इतनी एनर्जी बाहर से दे दो, टेम्परेचर की फॉर्म में इसे ब्रेक कर दो, तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। फिर वो हाई टेम्परेचर पे तो बहुत सारे मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करने लग जाती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं, बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। और जब भी ये आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट, तो आप आंसर में ये बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू भी जरूर बताएं, ये बतानी होती है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है? N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी 941.4 किलो जूल्स पर मोल। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। यस। फर्दर नाइट्रोजन के बारे में आप देखते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे करी जाती है। देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन इज नॉट अ कंपाउंड, नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट। और एलिमेंट्स को प्रिपेयर नहीं करते, एलिमेंट्स को आइसोलेट करती है, एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली ऑल्दो आप हेडिंग डाल सकते हो प्रिपरेशन, लेकिन प्रिपरेशन से हमारा मतलब है कि बेसिकली वो बनी बनाई तो है नेचर में, लेकिन उसे बस आइसोलेट करना। सही है? बनाया तो किसी कंपाउंड को जाता है, एलिमेंट को नहीं बनाया जाता। एलिमेंट तो नेचर में बना बनाया एग्जिस्ट करता है, बस उसे उस, अगर वो किसी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे वहां से एक्सट्रैक्ट आउट कर। तो एक हेडिंग डालिए, प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोजन। प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोजन। हेडिंग डाली, प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोजन। यस। देखिए, लैब में तो बहुत सारे तरीके होते हैं नाइट्रोजन को बनाने। अभी मैं आपको 2-3 मेथड्स बताऊंगा। नाइट्रोजन को अगर आपको लैब में बनाना है, लैब में बनाने से मतलब होता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें थोड़ी बहुत अमाउंट में किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बनाना है, तो लैब में तो बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत लार्ज अमाउंट में, बल्क में नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑन कमर्शियल स्केल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर। एयर में से ऑब्टेन करी जाती है। एयर इज अबंडेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब एयर में से ऑब्टेन कैसे करी जाती है? लिखिए, आप लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑन कमर्शियल स्केल, on commercial scale, dinitrogen is obtained. On commercial scale, dinitrogen is obtained by the fractional distillation. Dinitrogen is obtained by the fractional distillation of liquefied air. Fractional distillation of liquefied air under pressure
fractional distillation of liquefied air under pressure when dinitrogen distills off first at 77.2 Kelvin. At 77.2 Kelvin, nitrogen distills off first at 77.2 Kelvin, leaving behind oxygen which later on separates at 90 Kelvin. लिखा? Yes. Yes, sir. मैं इसे बताता हूं मैंने क्या लिखवाया है, पहले बताओ किसी का मिस तो नहीं हुआ ना, सबने लिख लिया? Yes. देखो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, लेकिन मेजर कंपोनेंट उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अगर हमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी है नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या इंडस्ट्रियल जो कलेक्शन है वो ऐसे ही करा जाता है। हम क्या करेंगे, बहुत लार्ज वॉल्यूम में एयर को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और उस एयर को एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर लिक्विफाई कर दिया जाता है। आपको पता है ना, किसी भी गैस पे आप प्रेशर लगाएंगे या टेम्परेचर लो करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल पास आएंगे, वो लिक्विफाइड हो जाएंगे। तो बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर को बहुत लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे पहले तो लिक्विफाई कर लिया। अब आप इमेजिन करो, अगर आपने एयर को लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे लिक्विफाई कर लिया तो उसके अंदर की हर गैस लिक्विड बन गई होगी, ऑक्सीजन भी लिक्विड बन गई होगी, नाइट्रोजन भी लिक्विड बन गई होगी, ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस तो वो सब लिक्विफाइड हो गई होगी। अब वो जो लिक्विड मिक्सचर आ गया आपके, उस लिक्विड मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे अंडर प्रेशर, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको मालूम है ना कि आप दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर होता है विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जब हम उसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर रेज करना स्टार्ट करती हैं, तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे एक एक कंपोनेंट सेपरेट आउट होता है। तो पहले तो आपने बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके एयर को लिक्विफाई कर लिया, और अब वहां से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे। तो जब आप टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करोगे ना, तो जैसे ही टेम्परेचर 77.2 केल्विन पहुंचेगा तो सबसे पहले नाइट्रोजन बॉयल ऑफ हो गया, डिस्टिल ऑफ हो जाएगी, ठीक है, 77.2 केल्विन पे। आप पीछे बचेंगी ऑक्सीजन और ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। अब वो जो रिमेनिंग लिक्विड मिक्सचर है उसको और गर्म करोगे तो 90 केल्विन पे ऑक्सीजन भी सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। पहले 77.2 केल्विन में नाइट्रोजन सेपरेट होती है, फिर 90 केल्विन पे ऑक्सीजन सेपरेट होती है, ठीक है, और फिर ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। तो नाइट्रोजन को भी ऐसे ही कमर्शियली ऑब्टेन करा जाता है और ऑक्सीजन को भी ऐसे ही कमर्शियली ऑब्टेन करा जाता है। सब लोग बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये तो था कमर्शियल ऑब्टेन करना है कि अगर हमें लार्ज स्केल में लार्ज वॉल्यूम में नाइट्रोजन को ऑब्टेन करना है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए थोड़ी बहुत अमाउंट में लैब में बनाना है तो हम कैसे करें? तो फर्दर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, however in lab dinitrogen can be obtained by treating ammonium chloride with sodium nitrite. By treating ammonium chloride with sodium nitrite. In lab, dinitrogen can be obtained by treating ammonium chloride with sodium nitrite.
तो लैब प्रिपरेशन ऑब्वियसली वो होगी जो लैब में अवेलेबल रिएजेंट्स को यूज करके बनाई जाएगी। तो ये बड़े कॉमनली अवेलेबल रिएजेंट्स होते हैं लैब में, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट अवेलेबल होता है। तो इन दोनों को रिएक्ट करके एक तो नाइट्रोजन ऐसे ऑब्टेन करी जाती है। इक्वेशन नोट करिए। डन सर। फर्दर लिखिए, डाइनाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड इन लैब, डाइनाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड इन लैब, can also be obtained in lab by the thermal decomposition, by the thermal decomposition by thermal decomposition of various nitrogen rich salts, thermal decomposition of various nitrogen rich salts, nitrogen rich salts like ammonium dichromate, ammonium dichromate and barium azide, like ammonium dichromate and barium azide. देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक तो लैब में इस तरह से तो बनाई जाती है नाइट्रोजन, लेकिन स्मॉल स्केल पे नाइट्रोजन ऑब्टेन करने का एक बड़ा सिंपल तरीका ये भी होता है कि लैब में ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो नाइट्रोजन रिच होते हैं, जिनमें हाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। और ये देखा गया है कि आप किसी भी नाइट्रोजन रिच सॉल्ट को अगर थर्मली डिकम्पोज करेंगे, उसे हीट करेंगे, तो हीट करने पे भी उसके अंदर से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट, देखिए एक प्रिपरेशन ये याद रखिएगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे K2Cr2O7 होता है, वैसे NH4 Cr2O7 होता है। जब आप इसे स्ट्रांगली हीट करोगे तो हीट करने पे इसके अंदर से एक तो N2 गैस निकलेगी प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O। ठीक है, तो ये देखिए नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो गई थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन। हमने किसी के साथ रिएक्ट नहीं करवाया ऐसे, सिर्फ हमने इसको हीट करा। इसी तरह से ये नोट करो, पहले तो इक्वेशन नोट करिए ये, फिर मैं बेरियम एजाइड का फॉर्मूला और उसकी इक्वेशन बताता हूँ। अमोनियम डाइक्रोमेट वाली ये इक्वेशन भी बहुत पूछी जाती है। देखिए ये जो मैं अब आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं ना, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रिच सॉल्ट होता है नाइट्रोजन में, BaN3 होल ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड बोलते हैं इसे, BaN3 होल ट्वाइस। अगर आप इसे थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो आप देखते हैं बहुत हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है, 3N2 प्लस Ba। तो ये तीनों लैब प्रिपरेशंस हैं। लैब में बहुत सारे तरीके होते हैं नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने। हो गया? यस यस। देखिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड। एक हेडिंग डालिए, एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, anomalous behavior of nitrogen। आपने जब क्लास 11th में पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल के डिस्क्रिप्शन वाला चैप्टर, तो आपको बताया गया था ना, दो चीजें बताई गई थी, एक एनामलस बिहेवियर और एक डायगोनल रिलेशनशिप। आपको बताया गया था कि किसी भी फैमिली में जो टॉप मोस्ट मेंबर होता है, किसी भी ग्रुप का जो सबसे ऊपर वाला मेंबर होता है, वो कुछ रेस्पेक्ट में अपने नीचे वाले मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं उसका एनामलस बिहेवियर।
देखो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि एक ग्रुप में लाई करने वाले सारे एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिन रेस्पेक्ट्स में ऊपर वाला मेंबर नीचे वाले ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। और अगर ऊपर वाला मेंबर अपने जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो अपने रिमेनिंग ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा भी किसी तरह से डिफरेंटली बिहेव कर रहा है ना, तो हम उसी को उसका एनामलस बिहेवियर मानते हैं। अब एनामलस बिहेवियर के कॉज भी आपने पढ़े थे, मैंने 3 कॉज क्लास 11th में आपको बताए थे कि किसी भी ग्रुप का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो नीचे वाले एलिमेंट से डिफरेंटली क्यों बिहेव करता है। इसके पीछे 3 रीजंस होते हैं। हैंड रेज करिए किसको मालूम है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एनामलस बिहेवियर। किसी भी एलिमेंट के, सिर्फ नाइट्रोजन के नहीं, किसी भी एलिमेंट में अगर सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से थोड़ा सा भी डिफरेंटली बिहेव कर रहा है तो उसका रीजन क्या होता है मालूम है? हैंड रेज करिए। 3 रीजंस होते हैं। ऋषभ यस, कोई एक रीजन बताइए। सर स्मॉल साइज। बिल्कुल सही। एक तो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट का बहुत स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, तो स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से उसमें थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर आ जाता है। और कुछ? यस शशांक। सर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया आपने, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपको पता है कि सबसे ऊपर वाली जो सीरीज होती है बेसिकली द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें सेकंड शेल इज द बैलेंस शेल। ठीक है, और सेकंड शेल में एस होता है, सेकंड में पी होता है, लेकिन सेकंड में डी नहीं होता। उसके नीचे 3D 4D 5D 6D सब में डी होता है। और एक और रीजन बताइए श्रेया। सर हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, छोटे साइज की वजह से हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दीज आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से ना सिर्फ नाइट्रोजन बल्कि किसी भी फैमिली का टॉप मोस्ट मेंबर थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। तो लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए इस हेडिंग के अंदर, नाइट्रोजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप, नाइट्रोजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप, nitrogen being the first member of its group, behaves quite differently from rest of its group members, due to due to के आगे ना नेक्स्ट लाइन में ABC करके पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ड्यू टू के आगे पहला पॉइंट लिखिए, इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज, दूसरा पॉइंट लिखिए हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और तीसरा पॉइंट लिखिए एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, small atomic size, high ionization enthalpy and absence of vacant d orbitals. These are the 3 reasons जिसकी वजह से कोई भी टॉप मोस्ट एलिमेंट अपने बाकी सारे ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। पहले तो बताइए यहां तक लिखा। सर इसमें हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ले सकते हैं इन तीनों में? वो कुछ एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होती है, ओनली इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। लेकिन ये जो मैंने आपको बातें लिखवाई ना, ये जनरल है, जो 18 के 18 ग्रुप्स में एप्लीकेबल है। ओके सर, ठीक है, यस। तो 3 रीजंस लिख लिए ना सब लोगों ने? यस। देखिए ये तो रीजंस, ये मैंने एनामलस बिहेवियर नहीं करवाया अभी, ये तो मैंने एनामलस बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस होते हैं वो बताए। अब हम एक एक करके एनामलस बिहेवियर पढ़ते हैं। 3 पैराग्राफ में आपको लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों ही एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में पहला पॉइंट लिखिए, फिर से पॉइंट वाइज 3 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो,
nitrogen exhibit a unique ability. Nitrogen exhibit a unique ability या यूनिक टेंडेंसी लिख लीजिए, यूनिक एबिलिटी या यूनिक टेंडेंसी, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p pi multiple bonds, p pi multiple bonds, p pi multiple bonds with itself as well as with other elements, due to the more effective sidewise overlapping, sidewise overlapping, of its small size p orbitals, sidewise overlapping of its small size p orbitals. Of its small size p orbitals. However, the other group members can't form. The p pi multiple bonds, due to the ineffective overlapping, of their large p orbitals. Ineffective overlapping of their large p orbitals. Done. It is due to this reason that nitrogen exists as N2, while phosphorus exists as P4. It is due to this reason that nitrogen exists as N2 while phosphorus exists as P4. It is due to this reason that nitrogen exists as N2 while phosphorus exists as P4. बताइए हुआ कि नहीं? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. देखिए ये था पहला एनाबलस बिहेवियर. अब मैं आपको इसे समझा दूं. पहले तो बिल्कुल फ्रैंकली वो लोग हैंड रेज करिए जिन्हें ये नहीं मालूम कि p pi मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है. टेल मी वेरी फ्रैंकली, किसी को डाउट है या किसी को नहीं मालूम आप में से व्हाट इज p pi मल्टीपल बॉन्ड, या सबको मालूम है? अच्छा शशांक आपको डाउट है, और किसी को? देखिए काशवी, गौरांग, वंशिका, मृणालिनी, कृपा, आयुष, एक्चुअली दिस इज नथिंग न्यू. काशवी अनम्यूट करो. Yes, sir.
काशी, आपको ये मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? Yes, sir. क्या उन दोनों में डिफरेंस मालूम है आपको? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सर जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी के नीचे वाले पाई बॉन्ड। बनता कैसे है काशी सिग्मा और पाई? Sigma bond is formed by the head-on overlapping of atomic orbitals and pi bond is formed by the sidewise overlapping of atomic orbitals. ये सबको मालूम होगा कि जब दो atomic orbital head-on overlap करती हैं, या तो दो s orbital या दो p orbital, ठीक है, या एक s और एक p orbital, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है। दो चीजें आमने सामने से आई और एक दूसरे में पेनिट्रेट कर रही। This is called the head-on overlap. But a pi bond is always formed by the sidewise overlapping, और sidewise overlapping सिर्फ p और p के बीच में ही हो सकती है, ss में नहीं हो सकती है, sp में नहीं हो सकती। ठीक है, sidewise overlapping सिर्फ एक p ऑर्बिटल जब दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तभी होती है। और ये जो एक नॉर्मल पाई बॉन्ड है जिसे आप सिर्फ पाई बोलते हो, उसी का पूरा नाम p pi होता है। दिस इज नथिंग न्यू। ठीक है, आपको ये तो मालूम है ना, एक सिग्मा एक पाई, तो वो जो पाई है ना उसका पूरा नाम है p pi, क्योंकि पाई बनता कैसे है? एक p ऑर्बिटल के दूसरे p ऑर्बिटल से साइडवाइज ओवरलैप करने से। तो यहाँ पे क्योंकि p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप कर रहे हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए इसका पूरा नाम p pi मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड कुछ भी नया नहीं है, जिसे आप सिर्फ पाई बोलते हो वही है p pi। वांशिका, आयुष, ऋषभ, गौरांग, काश्मी, सबको क्लियर हुआ? शशांक? Yes, sir. अब आप मुझे ये भी बताइए, क्या आप लोगों को ये मालूम है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में से कौन स्ट्रॉन्गर होता है, कौन वीकर होता है? यस सर। बोलो, आंसर बोलो। सिग्मा कौन स्ट्रॉन्गर होता है, कौन वीकर होता है? पाई वीक। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इफेक्टिव पेनिट्रेशन हो जाता है जब आमने सामने से आते हैं। और पाई बॉन्ड वीकर होता है बिकॉज जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली एक दूसरे के अंदर ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट नहीं कर पाते जब साइड वाइज आते हैं। तो लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से एक तो पाई बॉन्ड हमें पता है पहले ही वीक होता है सिग्मा के कंपैरिजन में, और ऊपर से आपको ये भी मालूम होगा जब साइज बड़ा हो जाता है तो बॉन्डिंग और भी वीक हो जाती है। अब देखो नाइट्रोजन का जो केस है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, नाइट्रोजन में वैलेंस 2s2 2p3 है। नाइट्रोजन में जो p ऑर्बिटल है वो 2 का p है, सबसे छोटा p। आपको पता है 1 में तो p होता ही नहीं है, 2 में p होता है, फिर आगे 3 4 5 6 7 सब में p होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है ना वो साइज में बहुत छोटा है, और साइज में छोटा होने की वजह से वो इफेक्टिव साइडवाइज ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जो साइज में छोटे होते हैं वो तो इफेक्टिव बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है बॉन्डिंग वीक होती जाती है, ओवरलैपिंग वीक होती जाती है। तो याद देखिए, नाइट्रोजन तो छोटे होते हैं, नाइट्रोजन के 2p और 2p, तो छोटे होने की वजह से एक नाइट्रोजन का 2p दूसरे नाइट्रोजन के 2p से इफेक्टिवली ओवरलैप कर लेते हैं। लेकिन जब आप नीचे आओगे तो इसमें 3 का p, इसमें 4 का p, इसमें 5 का p, इसमें 6 का p आ जाएगा। हमें पता है एक तो साइडवाइज ओवरलैपिंग पहले ही वीक होती है, और ऊपर से p ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो गया तो वो और वीक हो जाएगी। तो जितना इफेक्टिवली नाइट्रोजन के 2p और 2p ने ओवरलैप कर लिया ना, उतना इफेक्टिवली फास्फोरस का 3p और 3p ओवरलैप नहीं कर पाता। आप कहीं पे भी देखोगे मल्टीपल बॉन्ड जो बनता है ना, डबल बॉन्ड जो बनता है, वो 2p 2p के साइडवाइज ओवरलैपिंग से ही बनता है, कभी 3p 3p या 4p 4p या 5p 5p साइडवाइज ओवरलैप नहीं कर पाते। Are you getting this point or not? Yes, sir. यस सर। तो नाइट्रोजन के छोटे p ऑर्बिटल्स फिर भी इफेक्टिवली ओवरलैप कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे नीचे वाले एलिमेंट पे जाएंगे तो उनका p ऑर्बिटल साइज में बड़ा हो जाएगा, और p ऑर्बिटल जब साइज में बड़ा हो जाएगा तो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और भी वीक हो जाएगी। एक तो पहले ही साइडवाइज है, साइडवाइज की वजह से पहले ही वीक है, और ऊपर से p ऑर्बिटल साइज में बड़ा हो गया तो और वीक हो गई। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये p pi मल्टीपल बॉन्ड्स तो नहीं बना सकते। समझ रहे हैं? तो पहले तो आप सब लोग मुझे ये बताइए कि नाइट्रोजन p pi बॉन्ड क्यों बना लेता है और फास्फोरस p pi क्यों नहीं बना पाता। क्या ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई? यस सर। अब देखो, Yes. अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई, अगर ये सारी बात समझ में आ गई, तो मैंने लास्ट में लिखवाया आपको, बिल्कुल लास्ट में, कि इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2
while phosphorus exists as P4. अब मुझे ये आपको हो सकता है ये रीजन तो समझ में आ गया, ये सारा पी पाई क्यों बन रहा है और फास्फोरस में क्यों नहीं बन रहा, लेकिन इससे ये कैसे जस्टिफाई हो रहा है कि इसकी वजह से नाइट्रोजन N2 एग्जिस्ट करती है और फास्फोरस P4 एग्जिस्ट करती है, वो बात हो सकता है आपको अभी भी ना समझ में आए। ठीक है, मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना रहा है और फास्फोरस पी पाई नहीं बना रहा, लेकिन उसकी वजह से फास्फोरस को P4 क्यों एग्जिस्ट करना पड़ रहा है और नाइट्रोजन को N2 क्यों एग्जिस्ट करना है पड़ रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो आप बताइए, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, और दोनों के पास 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के भी पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के पास भी। आप बताओ दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए? So 3. 3। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना लेता है, 3 शेयरिंग कर लेता है, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो सकता है। फास्फोरस भी 3 शेयरिंग कर ले तो फास्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा हो सकता है। आपको मालूम होगा ये ग्रुप 15 में जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी 3 होती है, 3-3 बॉन्ड बनाने होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने से उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड बनाने से क्या इनका ऑक्टेट पूरा हो गया? Yes sir. नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनानी है और उसमें ये एबिलिटी है कि वो पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन से एक ही बार में ट्रिपल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और ये N2 गैस एग्जिस्ट करने लगी। लेकिन अगर फास्फोरस कोशिश करे ना कि फास्फोरस के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना ले, P2 एग्जिस्ट करे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट कर। फास्फोरस कैन नेवर एग्जिस्ट एज P2 बिकॉज फास्फोरस पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन बॉन्ड तो उसे भी 3 ही बनानी है। तो देखिए फास्फोरस को बॉन्ड तो 3 बनाने हैं लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए फास्फोरस क्या करेगा, एक फास्फोरस 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ कंबाइन हो। देखो फास्फोरस को भी बॉन्ड तो 3 ही बनाने हैं लेकिन फास्फोरस एक ही फास्फोरस के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, अपने तीनों बॉन्ड 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ बनाता है। और जब एक फास्फोरस 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ कंबाइन होगा तो उस प्रोसेस में ये P4 बन जाएगा। अगर इसके पास भी एबिलिटी होती ना ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता, तो फिर इसे एक फास्फोरस को 3 फास्फोरस से जुड़ने की जरूरत नहीं थी, एक फास्फोरस एक ही फास्फोरस के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता, ठीक है, और P2 एग्जिस्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करता। लेकिन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एक फास्फोरस ने 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ कंबाइन होके अपना ऑक्टेट पूरा करा और इस प्रोसेस में ये P4 हो गया। अब आप बताइए, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। सब लोगों को, एवरीबॉडी? Yes sir. अब एक बार ना ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो जो मैंने पहला एनालिसिस भी लिखा है, पूरा पढ़ो, समझते हुए रीडिंग करिए इसकी, और मुझे बताइए क्या कहीं पे भी कोई लाइन ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही, एक बार पढ़कर देखिए, फिर मैं दूसरा एनालिसिस भी करवाऊंगा। So far. क्लियर है सबको? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? No. ठीक है, फर्दर देखिए, दूसरा एनालिसिस बिहेवियर लिखते हैं, सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑल्दो N triple bond N, although N triple bond N is much stronger, N triple bond N is much stronger than P single bond P, then P single bond P, N triple bond N is much stronger than P single bond P, but the N single bond N, but the N sigma bond, ऐसे लिखिए, N sigma bond is weaker than the PP bond.
is weaker than the pp bond due to the extremely small size of nitrogen, because of which the inter-electronic repulsions are predominant in it. Because of which the inter-electronic repulsions are predominant in it. Inter-electronic repulsions are predominant in it. Done, sir. It is due to this reason that nitrogen exhibit very less tendency of catenation. Nitrogen exhibit very less tendency of catenation relative to phosphorus. Nitrogen exhibit very less tendency of catenation relative to phosphorus. Done. सब लोगों ने लिख लिया, किसी का मिस तो नहीं हुआ? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी समझाता हूं इसे। सबने लिखा? Yes, sir. Yes. नाइट्रोजन में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि फास्फोरस में P और P के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। मैंने अभी आपको बताया इसमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं होती। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम N ट्रिपल बॉन्ड N की स्ट्रेंथ को P सिंगल बॉन्ड P की स्ट्रेंथ से कंपेयर करें, तो इसका ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या उसका सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? सर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना? तो N ट्रिपल बॉन्ड N इज डेफिनेटली मच स्ट्रॉन्गर देन P सिंगल बॉन्ड P। तीनों बॉन्ड मिला के तो नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर हम तीनों बॉन्ड ना कंपेयर करें, सिर्फ इसके सिंगल बॉन्ड को उसके सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करें, पाई बॉन्ड हटा देते हैं, सिर्फ सिग्मा को कंपेयर करते हैं, N सिग्मा बॉन्ड N और P सिग्मा बॉन्ड P में कंपेयर करें, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? P sigma bond P. अब P ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, N ऑन द कॉन्ट्रेरी वीकर हो जाएगा। देखो तीनों बॉन्ड अगर बन जाए ना तो N ट्रिपल बॉन्ड N ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन अगर हम तीनों को ना देखें, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड को देखें, N सिंगल बॉन्ड N देखें, तो ये वीकर होता है, स्ट्रॉन्गर नहीं होता, बिकॉज नाइट्रोजन इज टू स्मॉल इन साइज। और जब दो छोटे छोटे नाइट्रोजन ओवरलैप करते हैं, तो आपको पता है एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके और 7 इलेक्ट्रॉन इसके, ये 14 इलेक्ट्रॉन इतना पास पास आ जाते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस प्रिवेल करते हैं इसके अंदर, एंड बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ये बॉन्ड वीकर हो जाता है। जब तक एक अकेला सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, N सिंगल बॉन्ड N इज ऑलवेज वीकर देन P सिंगल बॉन्ड P, बिकॉज नाइट्रोजन के छोटे साइज की वजह से उसके अंदर रिपल्शंस प्रिवेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बना दें यहाँ पे, तो N2 स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और N ट्रिपल बॉन्ड N P सिंगल बॉन्ड P से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रही? मैं एक बार दोबारा बताऊं या आपको समझ में आया? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो आप मुझे बताओ, N ट्रिपल बॉन्ड N एंड P सिंगल बॉन्ड P, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? N ट्रिपल बॉन्ड है। ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड Yes. है, एक बॉन्ड के कंपैरिजन में 3 बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। लेकिन अगर हम इसका भी एक और इसका भी एक ले लें, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड N नाइट्रोजन को फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस से कंपेयर करें, तो अब कौन स्ट्रॉन्ग है? सिर्फ फास्फोरस। अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया। अब ये वीक क्यों हो गया? ट्रिपल बॉन्ड मिला के तो स्ट्रॉन्ग था इसका, अगर सिंगल बॉन्ड देखें तो इसके सिंगल बॉन्ड को इसके सिंगल बॉन्ड से कंपैरिजन पे पता चलता है कि ऊपर वाला वीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है
और बहुत छोटे साइज की वजह से जब दो नाइट्रोजन पास पास आते हैं तो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट करते हैं, इसके साथ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पे स्ट्रेन होता है, ये अपने आप टूट जाता है, बड़े आराम से टूट जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस, आगे। सब लोग बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आप बताइए अगर N सिंगल बॉन्ड N वीकर है P सिंगल बॉन्ड P से, तो बहुत सारे नाइट्रोजन एक चेन लेंथ में N N N N बहुत सारे नाइट्रोजन कंबाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब बहुत सारे नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं तो मास बढ़ता है चेन का, और जब मास बढ़ेगा तो वो मास इन वीक बॉन्ड्स की वजह से ये चेन ज्यादा हैवी मास बेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग वीक है, और बॉन्डिंग वीक होने की वजह से जैसे जैसे मास बढ़ता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे नाइट्रोजन कैटिनेट नहीं हो सकते, दे कांट इंटरलिंक टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, बट फास्फोरस हैज अ क्लियर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। फास्फोरस में बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है, फास्फोरस आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक चेन बना सकते हैं, ब्रांचेस भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये याद रखिएगा, जब कैटिनेशन के थ्रू कोई चीज कंबाइन होती है ना तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ती जाती है। अब वो सिंगल बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो बढ़ती हुई चेन लेंथ का मास बेयर कर लेंगे, लेकिन अगर वो सिंगल बॉन्ड वीक है तो वो बढ़ती हुई चेन लेंथ का मास नहीं बेयर कर पाएंगे। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, तो जैसे जैसे नाइट्रोजन कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, लेंथ बढ़ने की वजह से मास बढ़ेगा, और वो हैवी मास ये वीक बॉन्ड्स बेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये चेन टूट जाएगी। तो नाइट्रोजन बहुत अच्छी कैटिनेशन की टेंडेंसी नहीं एग्जिबिट करता, लेकिन फास्फोरस एक क्लियर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन एग्जिबिट कर पाता है, बिकॉज P सिंगल बॉन्ड P इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। आप बताइए पूरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? यस। यस अच्छी तरह सबको समझ में आ गई? अनन्या, जिया, काशवी, केशव, सबको? Yes. देखिए एक चीज और पूछता हूं, देखते हैं आपको मालूम है कि नहीं। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन कौन एग्जिबिट करता है? कार्बन। तो कार्बन। Carbon. मुझे पता था ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन कौन एग्जिबिट करता है? तो सल्फर। सिलिकॉन। Phosphorus exhibit the second highest tendency of catenation after carbon. उसका रीजन बड़ा सिंपल है, मतलब मैं कोई टेक्निकल रीजन नहीं बता रहा, एक जनरलाइज्ड रीजन बता रहा हूं आपको। ग्रुप 14, ग्रुप 15 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। याद रखिएगा phosphorus and carbon are in diagonal relationship. Diagonally lying elements exhibit similarity in behavior. ठीक है, phosphorus exhibit a diagonal relationship with carbon, so carbon के बाद दूसरे नंबर पे वो टेंडेंसी phosphorus exhibit करता है। phosphorus का साइज भी नियरली कार्बन जैसा ही होता है, कार्बन अपने साइज की इफेक्टिवनेस की वजह से ही अच्छी टेंडेंसी एग्जिबिट करता है, फास्फोरस भी यही रीजन होता है कि बहुत अच्छी टेंडेंसी एग्जिबिट करता है। सो क्लियर है, फास्फोरस द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो कार्बन के बाद बहुत अच्छी टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन एग्जिबिट कर सकता है। एक सिंपल सा रीजन ये है कि फास्फोरस हैज अ डायगोनल रिलेशनशिप विद कार्बन। क्लियर है? यस। तो दूसरा एनामलस बिहेवियर भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, सर सल्फर भी तो S8 मतलब वो करता है ना? हाँ, मैं ये मना नहीं कर रहा कि सल्फर एग्जिबिट नहीं करता कैटिनेशन की टेंडेंसी, बहुत सारे एलिमेंट है जो कैटिनेशन की टेंडेंसी एग्जिबिट करती हैं, लेकिन मैं सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस होता है। फास्फोरस और सल्फर को कंपेयर करो तो फास्फोरस में ज्यादा बेटर टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की, सल्फर में कम होती है। ठीक है, ओके। देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए एनामलस बिहेवियर का। although nitrogen can form
p pi multiple bonds, although nitrogen can form p pi multiple bonds, but unlike phosphorus, it can't form d pi p pi multiple bonds. It can't form d pi p pi multiple bonds due to the absence of d orbitals in it. Absence of d orbitals in it. It is due to this reason that the compounds like R3p double bond O, compounds like R3p double bond O exist, but R3 and double bond O does not exist. लिखा? Yes. Yes. देखिए, मैंने अभी आपको पहले एनामलस बिहेवियर में बताया था कि नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है और फास्फोरस में ये टेंडेंसी नहीं होती। लेकिन ये याद रखिएगा, बेशक फास्फोरस में पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन फास्फोरस में डी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, फास्फोरस के पी ऑर्बिटल्स इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर सकते, लेकिन फास्फोरस अपना डी ऑर्बिटल दूसरों के पी के साथ साइडवाइज ओवरलैप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फास्फोरस कभी डबल बॉन्ड बनाता हुआ नहीं दिखेगा। फास्फोरस के भी आपको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिल जाएंगे जहां फास्फोरस डबल बॉन्ड बना रहा होगा, लेकिन उस डबल बॉन्ड में फास्फोरस ने अपने पी ऑर्बिटल को ओवरलैप नहीं करवा रखा होगा। फास्फोरस अपना डी ऑर्बिटल दूसरों के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवा। अब जैसे आपको याद होगा, हमने ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने लास्ट क्लास में जो केज लाइक स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको, इसमें P4O10 का जो स्ट्रक्चर था, उसमें मैंने हर फास्फोरस पे बाहर की तरफ डबल बॉन्ड O लगवाया था। Yes. अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये पी पाई नहीं है, दिस इज नॉट पी पाई। इसमें तो इसका जो पी होता है, ये जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस में 3 का पी होता है, 3 का पी, और ऑक्सीजन में होता है 2 का पी। ये 3 का पी है, 2 का पी, ये साइडवाइज ओवरलैप नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो दिस इज नॉट अ पी पाई बॉन्ड। ये फास्फोरस ने अपना डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवा। फास्फोरस के बाद डी ऑर्बिटल होते हैं ना, डी ऑर्बिटल में एक्चुअली 4 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स होने की वजह से उनका बड़ा साइज भी होता है ना, तब भी वो इफेक्टिवली ओवरलैप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ रहे? फास्फोरस पी के अंदर तो 2 ही लोब्स होते हैं, डी के अंदर 4 लोब्स होते हैं, तो डी वाले साइज में बड़े होने के बाद भी थोड़ा बेटर इफेक्टिव ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, फास्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि फास्फोरस के बाद डी ऑर्बिटल 2 होते हैं ना। अब ये जो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है ना, ये नाइट्रोजन में नहीं। नाइट्रोजन, आप दैट्स व्हाई आप देखते हो नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन कभी पेंटावैलेंसी एग्जिबिट नहीं करता। तो आप देखिए, एक कंपाउंड आपको दे रखा है R3p डबल बॉन्ड O, इसमें कितना फास्फोरस के टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? So 5. और उसमें एक डबल भी दिख रहा है आप। तो ये 5 बॉन्ड फास्फोरस इसीलिए बना पा रहा है क्योंकि वो अपनी कोवेलेंसी को 3 से 5 तक एक्सपेंड कर पा रहा होगा यूजिंग इट्स डी ऑर्बिटल। लेकिन R3 एंड डबल बॉन्ड O ये नहीं बन सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है। नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी कैसे शो कर देगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ
डी पाई पी पाई कैसे बना लेगा, अपना डी ऑर्बिटल ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में, ये पूछा जा सकता है कि इस टाइप के दो कंपाउंड दे देंगे या कोई भी ऐसा कंपाउंड दे देंगे जिसमें फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा होगा, एक मल्टीपल बॉन्ड भी होगा उसमें, कि उस टाइप के कंपाउंड तो बन जाते हैं। फास्फोरस तो पेंटावैलेंसी में मल्टीपल बॉन्ड भी बना लेता है, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट कंपाउंड क्यों नहीं बना पाता? तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंट कंपाउंड इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, और डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो डी पाई पी पाई टाइप के बॉन्ड्स भी नहीं बना पाता। तो बताइए आपको ये एनाबलस बिहेवियर भी क्लियर हो गया कि नहीं? Yes. सब लोगों को? यस। तो these were the anomalous behavior of nitrogen। 3 बड़े इंपॉर्टेंट anomalous behavior मैंने आपको करवाए, और तीनों ही anomalous behavior के नीचे मैंने जो फाइनल स्टेटमेंट लिखवाई ना, वही एक क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। जो बिल्कुल लास्ट लाइन मैंने तीनों पॉइंट्स में लिखवाई है वो एक क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, नाइट्रोजन exists as N2 while phosphorus exists as P4, why? फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन exhibit a poor tendency of catenation while phosphorus exhibit a good tendency of catenation, why? और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, R3P double bond O is known but R3N double bond O is not known, why? तो ये तीनों ही लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है ये क्वेश्चन है, और उसका आंसर ऊपर का पूरा पैराग्राफ है। तो आपको एनाबलस बिहेवियर समझ में आ गए? अगले टॉपिक पे बढ़े। यस। आप देखिए इस ग्रुप का हमारा आखिरी टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बेस्ड टॉपिक है, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़ने। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। कृपा बताइए ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? होते हैं जिन एसिड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में ही बताया था, सभी लोगों को याद आ रहा होगा। ऑक्सो एसिड्स आर द एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, याद है ना सबको? ऑक्सो एसिड्स आर द एसिड्स। यस। आप इसके नीचे, उस दिन तो मैंने ओरली बता दिया था, आज आप लिख लो इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो, ऑक्सो एसिड्स आर द एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। ऑक्सो एसिड्स are the acids containing oxygen. Oxo acids are the acids containing oxygen. इसके नीचे लिखिए phosphorus is known to form a vast variety phosphorus is known to form a vast variety of oxo acids, out of which some important ones are उसके नीचे एक लिस्ट लिख लीजिए, H3PO3, मैं भी इन सब के नाम भी बताऊंगा आपको, H3PO4, HPO3 whole thrice, H4P2O6, H4P2O7। फॉस्फोरस देखो ये तो 5 हैं, ऐसा नहीं है कि 5 ही होते हैं, होते तो और भी हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, लेकिन आपको ये 5 इंपॉर्टेंट पढ़, ठीक है। तो आउट ऑफ द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरस वी हैव टू स्टडी दीस 5। ये पांचों फॉर्मूलेज नोट करिए, मैं इन पांचों के स्ट्रक्चर्स, इनके नेम्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो इनके नेम्स, ये तो होता है फॉस्फोरस एसिड, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड,
ये होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और ये होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। So phosphorus acid, phosphoric acid, metaphosphoric acid, hypophosphoric acid and pyrophosphoric acid. नाम नोट करते ही मुझे बता दीजिए जल्दी से। Done, sir. ठीक है, करो। ठीक है। देखो, ये ना स्ट्रक्चर बेस्ड टॉपिक है। इनमें कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको कई बार ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, आपको दिया जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और आपको उन सब के अंदर दो चीजें कैलकुलेट करनी, दो चीजें पता लगानी है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट और एक बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? आपको मालूम है ना, एक एसिड H+ देता है और एक एसिड कितने H+ देता है उसे उसकी बेसिसिटी कहा जाता है, और एक बेस कितने OH देता है उसे एसिडिटी कहा जाता है। बेस की होती है एसिडिटी और एसिड्स की होती है बेसिसिटी। ये मालूम था आपको या नहीं मालूम था? यस सर। यस सर। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितने H+ देता है? सर 2H+। 2। तो हम कहेंगे H2SO4 इज डाइबेसिक। डाई एसिडिक नहीं कहेंगे, डाइबेसिक करेंगे। सही है? तो एसिड्स को बेसिसिटी में मेजर करा जाता है, बेसिस को एसिडिटी में मेजर करा जाता है। ये सब एसिड्स है ना, तो इनकी बेसिसिटी होगी, तो हम ये पता लगाएंगे बेसिसिटी कितनी है। ठीक है, वो इनके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। देखो, एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। आपने ये नोट कर लिया ना, अभी मैं मिटा रहा हूं यहां से। एक एक करके इन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहले HPO3 होल थ्राइस। ये ज्यादातर मॉलिक्यूल जो इन सारे केसेस में जो फास्फोरस होता है ना, द सेंट्रल एलिमेंट, वो टेट्राहेड्रली प्लेस्ड होता है इस तरह से। ये पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए H3PO3 का, जिसमें फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और 2 OH। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए। आशी बताओ कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? और कोई डाउट है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में तो मुझे बताइए, वरना आशी आंसर बताओ। सर 2। कैसे आई 2 बताओ? 3 आएगी आशी। देखो सर प्लस फास्फोरस को X माना, और 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन पे -2 -2 -2 के हिसाब से -6, और 3 हाइड्रोजन है +3 = 0, तो X = 3 आएगी। क्लियर है आशी और एवरीबॉडी? यस सर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बराबर में लिख लीजिए 3 या +3। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा साइन के साथ लिखना चाहिए। और बेसिसिटी कोई बता सकता है कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी? तो 3। देखो ध्यान से सुनो, सर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं मालूम होगा, ये नहीं मालूम होगा आपको। देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि किसी भी एसिड में जितने H+ दिख रहे हैं वो सारे के सारे निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 H दिख रहे हैं, लेकिन तीनों ही डिसोसिएट भी हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। आयोनाइजेबल कितने हैं वो देखना होता है। हाउ मेनी H+ आर आयोनाइजेबल। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिर्फ वो हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होंगे जो O के थ्रू अटैच्ड होंगे, विच आर अटैच्ड थ्रू O। यानी कि जो पोलर होगा, जो बॉन्ड पोलर होगा, वही तो पानी में डिसोसिएट होगा। पोलर चीजें पानी में डालते ही डिसोसिएट हो जाती हैं।
आप देखिए ये जो OH बॉन्ड है ना ये पोलर है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला OH बॉन्ड भी पोलर है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलर चीजें पानी में डालते ही डिसोसिएट हो जाएंगी, ये वाला H अलग हो जाएगा, ये वाला H अलग हो जाएगा, लेकिन ये H अलग नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं? सो ऑक्सो एसिड का रूल बता रहा हूं मैं, किसी भी ऑक्सो एसिड में इफ द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एलिमेंट, वो वाले हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं होते, सिर्फ वो आयनाइजेबल होती हैं जो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड होती हैं। OH गिनने होती हैं आपको सीधे सीधे। सो ये डायबेसिक है। समझ में आई मेरी बात या नहीं? यस डायबेसिक। तो हर जितने भी हम पांचों ऑक्सो एसिड करेंगे उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी बेसिसिटी, बस ये 3 चीजें देखनी है हमें। तो ये हो गया, ये वाला कर लिया। दूसरे पे मूव करें। यस सर। देखिए दूसरे वाले में द ओनली डिफरेंस इज दैट, अगला वाला था हमारा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, द ओनली थिंग इज दैट कि ये वाला भी OH कर देंगे उसमें, बस। सो अब तीनों OH 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 हो जाएंगे। एक मिनट वेट करिए मेरा मैम। हाँ, तो स्ट्रक्चर तो बना लिया होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट और बेसिसिटी निकाली। यस सर, प्लस So, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 और ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक। यस ठीक है। अब जो मैं तीसरा वाला बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है, बोर्ड में ये स्ट्रक्चर्स बहुत आते हैं। HPO3 होल थ्राइस, नाम याद है इसका क्या था? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखी, इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखो। मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट एज, मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट एज, metaphosphoric acid exists as a cyclic trimer, exists as a cyclic trimer, metaphosphoric acid exists as a cyclic trimer। done, sir. देखो ये आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ना HPO3 होल थ्राइस, एक्चुअली में मेटाफॉस्फोरिक एसिड सिर्फ HPO3 होता है, लेकिन ये एक सिंगल मोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये 3 मोल ना साइक्लिकली जुड़ जाते हैं। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा होता है, ध्यान से देखना कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले तो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, आपको इस तरह से ऑल्टरनेटिवली फॉस्फोरस ऑक्सीजन की एक हेक्सागोनल रिंग बनानी, ठीक है ना? जैसे बेंजीन होती है वैसे आपने फॉस्फोरस ऑक्सीजन की एक हेक्सागोनल रिंग बनाई, और उसमें हर एक फॉस्फोरस पे 3 फॉस्फोरस है यहाँ पे, हर एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड OH लगाना है। इस पे भी एक डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड OH,
और इस पे भी एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH। तो ये देखिए, आप इसको चेक करिए, ये HPO3 होल थ्राइस है, HPO3 होल थ्राइस, यानी कि H3P3O9, H3P3O9 ये स्ट्रक्चर है इसका, साइक्लिक ट्राइमर बोलते हैं इसे। ड्रॉ करिए। डन सर। ओके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और बेसिसिटी बताएंगे? सर ट्राई बेसिक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट अनन्या सर बताओ। +5। +5 के +5 आ रही है, सबने चेक करी? Sir, +6. +5 ही आएगी अनन्या। देखो, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ना ये होल थ्राइस की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर वाला चेक कर लो। 1 मोल से भी निकल जाएगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 मोल या 1 मोल, बात तो एक ही है। तो आप होल थ्राइस कंसीडर मत करो, सिर्फ HPO3 से ही कैलकुलेट करोगे तो +5 आएगी। तो Yes, प्लस, sir. सब लोग समझ रहे मेरी बात? +5। और एक चीज आपने गलत बताई, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसमें +5 है, लेकिन इसकी बेसिसिटी मोनोबेसिक है। देखो एक चीज समझो श्रेया, ये 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तब जाके आपको ये ट्राइबेसिक लग रहा है, ठीक है ना? Yes, 3 मॉलिक्यूल मिलकर ट्राइबेसिक बना रहे हैं, लेकिन पर मोल बेसिसिटी जो होती है ना, वो पर मोल होती है हमेशा, ठीक है? तो एक मोल के हिसाब से देखेंगे तो हम इसे मोनोबेसिक ही मानेंगे, यस ना? ओके मोनोबेसिक। यस। 2 स्ट्रक्चर और बचे हैं, अभी करवा दूं ना? किसी की कोई क्लास तो नहीं है दूसरी? नो श्रेया, आपकी क्लास कितने बजे है? सर मेरी 8 o'clock से ही है। तो हो गई होगी स्टार्ट? यस सर। सर आप करा दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है, तो बाकी लोगों को करवा देता हूँ। आप लीव कर रहे हो? नो सर, मैं यही हूँ, मैं वो वाली ले लेती हूँ। अच्छा, वो वाली रिकॉर्डिंग देख लोगे, ठीक है। देखिए 2 स्ट्रक्चर्स और बचे हैं, बस मुश्किल से 5 मिनट और। नेक्स्ट इज H4P2O6। इनमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है, आप जरा ध्यान से देखिए। एक तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड होता है, ये स्ट्रक्चर होता है H4P2O6 का। देखते हैं आप इसकी बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट सही बता पाते हैं कि नहीं। नोट करिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट और बेसिसिटी बतानी है आपने मुझे। कार्तिक आप बताएंगे। ओम, विशेष, आप लोग भी बताइए। सर शायद +4 होगी। +4 बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 ही आएगी, ये बिल्कुल सही बताया आपने। बाकी सब लोग भी बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 समझ में आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है। बेसिसिटी? बोलो। टेट्रा टेट्रा बेस। बोल क्यों नहीं रहे थे? डाउट है आपको? यस ये टेट्रा बेसिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो मैंने, दिस इज नॉट अ डायमर। पिछला वाला तो ट्राइवर था, उसको देख के पता चल रहा था होल थ्राइस करके लिखा हुआ था। ये कोई डायमर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 2 फॉस्फोरस दिख रहे हैं तो ये भी डायमर होगा, आप डायबेसिक बोल दो इसे। ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ही ऐसा एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे टेट्रा बेसिक कंसीडर करेंगे। और एक लास्ट स्ट्रक्चर और देख लीजिए, ये जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड है ना, इसके बीच में ही
एक ऑक्सीजन और लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा H4P2O7। लास्ट वाला स्ट्रक्चर ये बनाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेसिसिटी। ओम कॉल आप बताएंगे, प्रगत आप भी बताइए। Sir, +5 oxidation state. +5 एंड टेट्रा बेसिक, बिल्कुल सही। सो इसके साथ हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन फैमिली। अब बहुत छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं, ग्रुप 16 और 17, 18, वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? यस। गुड डे एवरीबॉडी। गुड डे सर। Thank you, sir. Thank you, sir.